जय हिंद बच्चों। बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु एक ऐतिहासिक पहल शेखावटी मिशन 100 ये राजस्थान की तरफ से एक प्रयास है। और इस प्रयास के अंतर्गत हम सभी अध्यापक और प्रशासन यही चाहता है कि विद्यार्थी अधिक से अधिक अभ्यास करके वार्षिक परीक्षा में अधिकाधिक अंक प्राप्त कर सके। तो अगर आप इस टेस्ट को ध्यान से पढ़ते हैं, इसे याद करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। और जैसा कि मिशन 100 कहा गया है, यानी 100% अंक प्राप्त करने की अधिकाधिक संभावना बनेगी। तो चलिए, पढ़ेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। और जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो राजस्थान में ही नहीं बल्कि सभी जगह सीबीएसई हो, आरबीएसई हो या कोई भी राज्य हो, तो वहाँ पर संस्कृत का जो कोर्स है वो लगभग एक जैसा है। तो सभी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। एक प्रश्नमाला पूरी बनाई हुई है कि किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा में आपके प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, कितने कितने अंकों के आते हैं, और उसे आप किस तरह से हल कर सकते हैं और उसका उत्तर क्या होगा। तो आप इन प्रश्नोत्तरों को हल करके लगभग अपने कोर्स को पूर्ण रूप से समझ भी सकते हैं और हृदयंगम कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरा कोर्स याद हो जाता है और परीक्षा में आपके बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए, संस्कृत कक्षा 10 का ये जो शेखावाटी मिशन 100 है, इसके तहत जो प्रश्नोत्तर करवाए जा रहे हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़िए और इसे सेव कर लीजिए ताकि समय पर आपको ये प्राप्त हो सके। संस्कृत के बारे में देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न पत्र की जो योजना है आपकी 3.5 घंटे की, 3.25 घंटे की रहती है। तो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं ताकि आप अच्छी तरह से प्रश्न पत्र को पढ़ लें। क्योंकि प्रश्न पत्र जब तक आपके समझ में नहीं आता, कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न कुछ और पूछा जाता है और जल्दी जल्दी में जो हमने प्रश्न याद किया हुआ होता है हम वही उत्तर फटाफट से लिख देते हैं। और उसमें सिर्फ इतनी सी गलती होती है कि प्रश्न में एकाध शब्द इधर उधर होता है और हम समझ लेते हैं कि ये वही प्रश्न है जो हमारी पाठ्यपुस्तक में या हमारी जो पासबुक है उसमें दिया गया था, और हम फटाफट से उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। तो बेहतर है कि आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें और ये समझें कि प्रश्न के कितने भाग हैं, कितने पार्ट हैं। क्योंकि क्यों, कैसे, क्या, या उदाहरण सहित समझाइए, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। परिभाषा पूछ ली जाती है, फिर साथ में उदाहरण भी पूछ लिया जाता है, तो 2 पार्ट हो जाते हैं प्रश्न के, है ना। तो इस तरह से आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उस प्रश्न के कितने पार्ट हैं और उन पार्ट्स को क्रमबद्ध तरीके से हल करना है। और एक दूसरी बात और होती है प्रश्न पत्र हल करने में कि आपको देखना होता है कि कितने खंड उस प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। अगर उसमें 1, 2 या 3 खंड दे रखे हैं, क, ख, ग खंड दे रखे हैं, तो प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर एक साथ आपको लिखने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने खंड ए प्रश्न 3 लिख दिया, फिर खंड ब प्रश्न 12 लिख दिया, खंड ग प्रश्न 2 का तीसरा लिख दिया। तो इस तरह से बहुत ही कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। क्योंकि प्रश्नों के जो अंक होते हैं, किसी का आधा अंक होता है, किसी का 1 होता है, किसी का 2 होता है, उसमें से भी आपने जितना आंसर लिखा है उतने अंक आपको दिए जाते हैं। तो ये जो कॉपी जो चेक करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसलिए आप सभी खंड के जो उत्तर लिख रहे हैं वो क्रमबद्ध तरीके से लिखें। अधिकतर तो क्रमबद्ध तरीके से ही लिखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बीच का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो इतना आपको समय वेस्ट नहीं करना है, आपको आगे वाला प्रश्न लिख लेना है। लेकिन एक खंड के प्रश्न आपको एक ही समय में, यानी एक ही तरीके से आपको लिखने हैं, एक साथ लिखने हैं, आपको अलग अलग नहीं लिखने हैं। तो ये बात हो गई। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि 3.25 घंटे का हो गया तृतीय भाषा का। अब इसमें ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति और मौलिकता, हालांकि आपको इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान तो है कि जो आपने क्वेश्चन आंसर्स याद किए हैं वैसा कि वैसा आपको लिखना है। अवबोध होता है कि आपको समझकर लिखना होता है। अभिव्यक्ति होती है कि आप जिस तरह से किसी भी
लॉन्ग क्वेश्चंस को अपनी भाषा में लिखते हैं, अपने तरीके से उसको समझा कर लिखते हैं। मौलिकता होती है कि उसमें कुछ मौलिक आपका अपना प्रयास होना चाहिए, यानी कि जो कुछ लिखा हुआ है उसको समझ के आप अपनी भाषा में अपने विचारों को समेकित करते हुए किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो वो मौलिकता हो जाती है कि आप अपने विचारों को उसमें समेकित कीजिए। अब देखिए, इसमें प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार दिए हुए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप समझ गए, जिसके कि एक प्रश्न के 4 आंसर होते हैं और 4 आंसर में से आपको एक आंसर लिखना होता है। तो इसमें आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप एक ही उत्तर लिखें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसको ए को इस तरह से बनाते हैं कि वो स भी लगता है, द भी लगता है और बै भी लगता है, और अगर पूर्ण रूप से उसे देखें तो ऐसा लगता है कि सब कुछ काटा हुआ है। तो इस तरह से आपको आंसर नहीं लिखने हैं। आपको कभी-कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये ए है कि बै है, तो अ बना देते हैं और नीचे जो अ का गोला होता है उसको थोड़ा-सा आगे करके और एक हल्की-सी लाइन खींच देते हैं ताकि वो ब भी नज़र आए। तो इस तरह से आपको नहीं करना होता है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको अंक प्राप्त नहीं होंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको क्लियरिटी से आंसर, एक ही आंसर जो कि आपको कोष्ठक में लिखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि कोष्ठक में लिखने की जगह उस पर निशान लगा देते हैं, राइट का निशान लगा देते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि 1 या 2 पर निशान लगा देते हैं, कई बच्चे तो तीनों पर निशान लगा देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना आपको। जो सही उत्तर है उस पर आप एक उत्तर पर आपको ध्यान देना होगा, और निशान तो आपको लगाना ही नहीं है। प्रश्न पत्र पे आपको कुछ नहीं लिखना होता, जहां उत्तर देने की जगह दी हुई होती है आपको वहीं पर उत्तर लिखना होता है। तो चलिए, ये हो गया। अब आगे आपका रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है। हालांकि कितना कितना अंक भार दिया गया है इसको, ये आप समझ लें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं समझना चाहते तो कोई बात नहीं। आपको इसके लिए कितना समय दिया गया है ये भी इसमें लिखा हुआ है कि संभावित समय आपको कितना दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए एक निश्चित समय, हम जब प्रश्न पत्र बनाते हैं तो ये सोच लेते हैं कि एक विद्यार्थी को एक प्रश्न हल करने में कितना समय लगेगा, उसके बाद पुनरावलोकन में उसे कितना समय लगेगा, कि दोबारा से वो अपने प्रश्न उत्तर को देखे, समझे, और जहां भी कहीं संशोधन हो तो संशोधन करे, या उसे लगता है कि प्रश्न का उत्तर मैंने गलत लिख दिया है तो वो दोबारा से भी उस प्रश्न को कर सके। तो प्रश्न को पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। प्रश्न पत्र पूरा आप पढ़ लेते हैं 15 मिनट में। 3 घंटे में आप जो सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो उसमें भी लगभग 20 मिनट या आधा घंटा इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपने रोल नंबर वगैरह चेक कर लें, आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनको गिन लें। कभी-कभी ऐसा होता है कि 24 क्वेश्चन आए हुए होते हैं, हमने बीच में से 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए। अब हम अंत में क्या करते हैं कि हमने जैसे 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, अंत में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए और 1 क्वेश्चन हम भूल गए। तो अंत में हमें उस चीज को चेक करना है कि हम कोई क्वेश्चन भूल तो नहीं गए, कि हमने कोई प्रश्न करना तो नहीं छोड़ दिया, क्योंकि बाद में हमें पछतावा होता, अरे वो प्रश्न तो मुझे आता था लेकिन बस समय ही नहीं बचा और मैं उस प्रश्न को करना भूल गया। तो ये वाली बात है। रिक्त स्थान बहुत सरल होते हैं। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे के क्वेश्चन आंसर दिए हुए होते हैं, उसमें जो रिक्त स्थान दिए हुए होते हैं, लगभग वही रिक्त स्थान परीक्षा में भी आते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे पूर्ण वाक्य दिया हुआ है और उसमें रिक्त स्थान के में जो शब्द आना चाहिए वो छोड़ा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जामिनर ये सोचे कि थोड़ा-सा विद्यार्थी समझ कर लिख पा रहा है, नहीं लिख पा रहा, तो वो उस शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द रिक्त स्थान के लिए दे दे, और जो रिक्त स्थान में शब्द आना चाहिए वो प्रश्न पत्र में छपा हुआ आ जाए। तो आपको पूरी ही लाइनें याद करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप वो सिर्फ एक शब्द याद कर लें कि भाई इस रिक्त स्थान में तो सिर्फ ये शब्द आएगा। ऐसा नहीं होता। आपको पूरी लाइन याद करनी होती है। जैसे कि विशेषण विशेष्य पूछ रहे हैं उसमें, तो वो हो सकता है कि वो आपसे उसमें कर्ता और क्रिया के लिए भी वही उदाहरण दे दे, और कर्ता लिखकर क्रिया का स्थान छोड़कर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी क्रिया लगेगी, या क्रिया का स्थान छोड़कर आपसे पूछे कि भाई कर्ता कौन सा आएगा इसमें, है ना? या फिर कर्ता क्रिया वाला कोई क्वेश्चन है, उसमें विशेषण विशेष्य भी बीच में दे रखा है, यानी लाइन है पूरी, पूरा एक वाक्य है और विशेषण विशेष्य भी दे रखा है बीच में, और वो उसमें लिख दे कि इसमें से आप विशेषण विशेष्य बताइए, संज्ञा शब्द बताइए, जिसको हम कई बार कहते हैं ना कर्तृवाचक शब्द।
कर्तरीवाचक शब्द जिसको कर्ता कहते हैं। हम लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कर्तरीवाचक शब्द क्या होता है, तो हम समझ लेंगे कि कर्तरीवाचक का मतलब कर्ता होता है, और क्रियावाचक शब्द जो होते हैं वो होते हैं धातु रूप। धातु रूप जो भी होते हैं वो क्रियावाचक शब्द होते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। और विशेषण और विशेष्य, जैसे कि विशेषण पहले और विशेष्य बाद में, लगभग ऐसे ही आता है, लेकिन आपको पूरे ही याद करने होते हैं, क्योंकि कई बार विशेष्य पहले और विशेषण बाद में भी होता है। तो ये हो गए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अति लघुत्तरात्मक वाले प्रश्न बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक एक शब्द में आपको उत्तर देने होते हैं। संस्कृत में आप देखेंगे कि पीछे जो पाठ के पीछे दे रखे एक पदेन उत्तरतः, इस तरह से दे रखा है आपको आंसर, तो वो एक पद में उत्तर देने वाले आपके जो प्रश्न उत्तर हैं वो अति लघुत्तरात्मक हो जाएंगे। लघुत्तरात्मक है तो लघुत्तरात्मक में आपको पूरी एक लाइन लिखनी होती है, तो उसमें प्रश्न उत्तर पीछे दिए हुए होते हैं कि एक पंक्ति में लिखें, किसी भी प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में लिखें, तो वो लघुत्तरात्मक प्रश्न हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी जिसको आपको लंबे उत्तर देने हैं, है ना, कुछ बड़े प्रश्न 3 पंक्तियों में उत्तर देने हैं, कुछ और बड़ा आपको आंसर देना है। इसके बाद आते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न आप देखिए कि दीर्घ उत्तरीय में आप समझ सकते हैं, जैसे श्लोक आप लिखते हैं, श्लोकों के अर्थ आप लिख रहे हैं, तो बहुत ही शॉर्ट में होते हैं, वो 3-4 लाइनों से ज़्यादा नहीं होते। और श्लोक अगर लिख रहे हैं तो भी 2 श्लोक आपने लिखे तो 4 लाइनों में वो आ जाते हैं। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गए। अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में लगभग एक प्रश्न में उत्तर देना बताया जाता है। तो लगभग एक प्रश्न में संस्कृत में अगर आप समझें तो देखिए कोर्स इस तरह का है कि अगर आप थोड़ा भी अभ्यास करेंगे ना तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी, और आप कई प्रश्नों के उत्तर तो पहले से ही हल करके जा सकते हैं। यानी आप घर पर ही पता कर सकते हैं कि अभी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन उसमें आने वाला है। तो 3-4 क्वेश्चन तो वही आते हैं जो कि परमानेंट है, हमेशा वही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निबंधात्मक में आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे कथासार पूछ लिया, और कथासार है वो कहानी का ही सार आएगा, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक में कितनी कहानियां हैं, मुश्किल से 4 या 5 कहानियां, तो कहानियां आपको हिंदी में लिखनी होती है। तो यहाँ अगर आप ये कहते हैं कि मुझे संस्कृत नहीं आती थी इसलिए मैं फेल हो गया, तो मुझे लगता है कि बात सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको हिंदी भी आती है तो आप हिंदी में कथा का सार लिख देते हैं, एक पृष्ठ में आपको लिखना होता है। तो 4-5 कहानियां होती हैं, उसमें भी अथवा आता है, तो अगर 5 कहानियां हैं उसमें से आपने 4 कहानियां भी बहुत पक्की अच्छी तरह से याद कर ली हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। अब देखिए निबंधात्मक प्रश्न में दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज है आपके एप्लीकेशन लिखना। तो कई बार एप्लीकेशन भी ऐसी होती है कि उसमें रिक्त स्थान दे दिए जाते हैं, यानी एक तो पत्र आता है और अथवा में एप्लीकेशन वगैरह जो आती है उसमें रिक्त स्थान दे दिए जाते हैं। तो 8 शब्द दिए जाते हैं, 8 शब्दों को आपको सही स्थान पर लिखना होता है, सही रिक्त जो खाली जगह दी होती है वहाँ पर आपको सही तरह से फिट करने होते हैं उन 8 शब्दों को। तो आपको पूरी ये जो एप्लीकेशन या पत्र है वो याद करना होता है। मुश्किल से 3-4 तरह के पत्र हैं, वही आपको याद करने होते हैं। 1-2 तरह के एप्लीकेशंस है तो वही आपको याद करनी होती हैं। जैसे शुल्क मुक्ति की एप्लीकेशन हो गई, आपके अवकाश के लिए एप्लीकेशन हो गई, स्थानांतरण के लिए एप्लीकेशन हो गई, लगभग यही होती है। और अगर एप्लीकेशन कोई नई भी आ जाती है तो उसमें एक लाइन से अधिक पंक्तियां बदलती नहीं है, एक आध पंक्ति ही उसमें बदलनी होती है, बाकी ऐसी कैसी आपको लिखनी होती है। पत्र का अगर आपने एक बार ढांचा समझ लिया कि पत्र ऐसे लिखा जाता है तो ऊपर नीचे उसी टाइप से लिखा जाएगा, बाकी बीच की कुछ पंक्तियां बदल दी जाती हैं। तो इस तरह से आपको परीक्षा की तैयारी में इन बातों का ध्यान रखना है। तो आप एक क्वेश्चन तो ये तैयार ही कर सकते हैं कि कथा का सार लिखें। दूसरा क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं कि पत्र जो है वो आपने सारे तैयार करके रख लिए, तो 2 क्वेश्चन तो आपने हल कर लिए, यानी प्रश्न पत्र आने से पहले ही आपने 2 प्रश्न हल कर लिए। तीसरा प्रश्न है आप संस्कृत के 2 श्लोक पाठ्य पुस्तक के लिखिए, तो ये भी आप पहले से याद करके रख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आप अलग अलग पाठों से संस्कृत के आपने श्लोक याद किए, अब अलग अलग पाठों से याद किए हुए हैं, तो हो सकता है कि अलग अलग पाठों से वो चारों श्लोक उस प्रश्न पत्र में आ जाएं। अब आप कहेंगे कि अब मैं क्या लिखूं, मैंने तो 4 श्लोक याद किए, मैं 2 भी नहीं लिख पा रहा। तो इसमें आपको करना ये है कि 4 श्लोक एक ही पाठ, और वो भी सुभाषितानी में से लिखने। बच्चे क्या करते हैं कि कहानी के बीच में कोई श्लोक आ गया वो याद कर लेंगे,
कि ये लिख कर आ जाऊँगा, तो वो श्लोक नहीं लिखे जाते, क्योंकि श्लोक जो होते हैं वो लगभग नीति की बातें होती हैं। तो सुभाषिता ने जो पाठ दिया हुआ होता है, उसमें जो श्लोक दिए होते हैं, हमें वही श्लोक लिखने होते हैं। तो ऐसा पाठ जो है आपकी पाठ्यपुस्तक में 1 या 2 निश्चित रूप से सभी पाठ्यपुस्तकों में है। तो उसी में से आप क्रम से 4 श्लोक याद कर लीजिए, क्योंकि एक पाठ में से 4 श्लोक कभी नहीं आते, क्योंकि इतना अंक भार ही एक पाठ को नहीं दिया जाता है। तो 4 श्लोक नहीं आ सकते, तो आप 2 श्लोक लिख दीजिए। तो ये 3 प्रश्न आपने याद कर लिए। अब देखिए और भी मैं प्रश्नों के बारे में बताऊंगी। 3 प्रश्न तो ये हो ही गए। इसके अलावा एक चौथा प्रश्न है कि कथा क्रम संयोजन। इसमें देखिए नीचे ये सब दे रखा है, खंड किस प्रकार से आपको करने हैं। तो आपका ये जो 3 क्वेश्चन तो हो गए, चौथा क्वेश्चन है कथा क्रम संयोजन। यानी आपको 6 लाइनें दे दी जाएंगी, 6 या 8 लाइनें एक कहानी से रिलेटेड, कि पहले कहानी में क्या हुआ, उससे आपको पूरी कहानी बनानी होती है। तो आपको देखना होता है कि फर्स्ट कहानी में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अंत में कहानी में क्या हुआ। तो वो जो कहानी है ना, वो कहानी कहीं बाहर से नहीं होती है, बल्कि आपकी पाठ्यपुस्तक की ही कहानी होती है। तो निश्चित रूप से आप क्रम से उन वाक्यों को जमा सकते हैं। तो उन वाक्यों को जमाने में आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा। तो कहानी जब हम शुरू करते हैं तो आप देखिए क्या आएगा। एक राजा था, एक जंगल में एक शेर रहता था, एक प्यासा कौआ था। तो किसी ना किसी नायक के बारे में, उस पात्र के बारे में आता है जिसकी वो स्टोरी है। तो फर्स्ट जो आपकी पंक्ति होती है, फर्स्ट जो लाइन होती है, वो स्टोरी से रिलेटेड होती है कि ये स्टोरी किसकी है, यानी स्टोरी के नायक की, स्टोरी के पात्र की। तो वो होती है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गया, सेकंड पंक्ति आपकी यही आएगी। फिर उसका क्या, उसने जो क्रिया की उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, थर्ड पंक्ति आपकी वही आएगी, है ना। और इसके बाद बीच में जो 2 पंक्तियां होती हैं वो आपको सेट करनी होती है, एक आध पंक्ति आपको सेट करनी होती है। लास्ट में जो आता है वो उसकी शिक्षा आ जाती है। या तो शिक्षा आ जाती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, हमें दूसरों के प्रति संवेदनशीलता अपनानी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, इस तरह की बात आ जाएगी। या फिर आ जाएगी कि वह मतलब उसने जो कार्य करने पात्र गया था, उसने वह कार्य कर लिया और वह संतुष्ट हो गया, या वह दुखी रह गया। इस तरह से सुखांत दुखांत कुछ भी हो सकती है स्टोरी। तो जैसे प्यासे कौवे की कहानी है, तो वह पानी पीकर उड़ गया, कहानी खत्म हो गई। अब बीच में जो चौथी और पांचवी पंक्ति होती है ना, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ये चौथी पंक्ति कौन सी लिखूं और पांचवी पंक्ति कौन सी लिखूं। तो निश्चित रूप से ये जो 4-5 कहानी है उसी पर आधारित होती है, तो ये भी आप पहले तैयार कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन तो आपके इतने तैयार हो गए 4-4 नंबरों के, तो 4 चौक 16 नंबर तो आपके वैसे ही आ जाते। अब देखते ये हैं कि हम परीक्षा में बच्चों के लगभग 12-13 नंबर भी नहीं आ पाते। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये 4 क्वेश्चन करके ही आप तो इतने अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके अति लघु उत्तरात्मक, जैसे इसमें दे रखे हैं ना, ये अति लघु उत्तरात्मक, एक-एक शब्द के उत्तर। तो एक-एक शब्द के उत्तर तो आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक पंक्ति के उत्तर जो हैं 4 अंक के ये आते हैं, तो इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में क्या होता है, एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है, कोई बात नहीं, 1-2 शब्द ही आपको याद करने होते हैं और बाकी जो शब्द होते हैं वो आपको क्वेश्चन में से ही लेकर लिख देने होते हैं। जो क्वेश्चन वाचक जो शब्द होते हैं ना, क्या, क्यों, कहाँ, किम, है ना, किमर्थम, इस तरह के शब्द, तो उसमें आप अपने उत्तर को फिट कर सकते हैं और पूरी पंक्ति लिख सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में भी यही है कि आप प्रश्नवाचक शब्द को आपको याद करना है बस, कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा होगा। जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द होता है उसी के स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना होता है। तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं कि आपको कौन से शब्द प्रश्न में से उत्तर में उतारने हैं और कौन से नहीं उतारने हैं। तो जहां अंडरलाइन दे रखी है वहीं पर आपको क्वेश्चन मार्क वाला जो प्रश्न आएगा, क्वेश्चन बनाने का जो आपको शब्द लिखना है, प्रश्न से रिलेटेड शब्द लिखना है, जैसे किम, किमर्थम, कीदृशम, है ना, कया, इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं। तो वो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से लिखने पड़ते हैं और अंत में आपको एक क्वेश्चन मार्क लगा देना होता है, क्योंकि आपने प्रश्न बनाया है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। तो ये भी बहुत सरल प्रश्न है।
यानी संस्कृत में आप कहें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये लगे कि मुझे तो ये भाषा नहीं आती, तो मैं इसलिए इसमें फ़ेल हो गया। आप नहीं कह सकते ये चीज़, क्योंकि 70% शब्द संस्कृत के हिंदी भाषा में आपके आते, आपके विज्ञान में भी संस्कृत के शब्द आते, और भी इतिहास में भी आपके संस्कृत के शब्द आते हैं। मैंने बहुत सारे ये प्रश्न जो हैं प्रश्न पत्र देखे हैं, तो अधिकतर बच्चे पूछते हैं कि मैडम इसका क्या मतलब होगा, क्या मतलब होगा? तो मैं उनसे अधिकतर कहती हूँ कि अगर आपने संस्कृत पढ़ी होती तो आपको ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होती। तो यानी संस्कृत के जो शब्द हैं वो सब जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो संस्कृत कोई नई भाषा नहीं है, बल्कि मूल भाषा है। अब आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, यानी 10 प्रश्न दिए होते हैं जिसमें ए बे सदे लगाने होते हैं। दिखने में ये प्रश्न बहुत सरल होते हैं कि देखो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना? लेकिन सबसे कठिन यही प्रश्न होते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं और हमें लगभग 2 ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि ये होगा या ये होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा मात खा जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हम पाठ पढ़ते हैं, तो पाठ को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए। पाठ का लेखक कौन है? पाठ का क्रम कौन-सा है? पाठ किस विषय में जो है वो अ, इस पाठ में चर्चा की गई है, या आप ये देखेंगे कि किस ग्रंथ से लिया गया है ये पाठ, क्योंकि पूरा पाठ जो है वो पूर्ण एक ग्रंथ नहीं होता, उस ग्रंथ का एक अंश होता है। जैसे किसी नाटक का एक अंश ले लिया, किसी कहानी संग्रह में से एक कहानी ले ली, जैसे पंचतंत्र हितोपदेश की कहानी हो गई, अन्य कहानियाँ हो गई, तो उनमें से एक कहानी ले ली जाती है। तो किस ग्रंथ से लिया गया है, ये आपको याद करना होता है। तो ये चीज़ें भी अगर आप याद रखेंगे कि भई इस पाठ के लेखक कौन हैं, है ना? तो वे कौन से कैसे कवि माने जाते हैं, कि वो राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं, छायावादी कवि माने जाते हैं, किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो ये भी आपको याद करना होता है। तो पाठ के बारे में थोड़ी-सी जो नॉलेज है, पाठ के संदर्भ में पाठ का सार जो दिया हुआ होता है, उसको भी आपको पढ़ लेना होता है। और छोटे-छोटे क्वेश्चन्स बीच में से पाठ में से पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको ध्यान होने चाहिए। अगर आपने पाठ को पूरा ध्यान से पढ़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न का उत्तर आप सटीक उत्तर देने में यहाँ पर भूल कर सकते हैं। तो ये भी आपको करना है, और इसके अलावा बहुत सारा अभ्यास जो हम ये अभी शेखावाटी मिशन 100 पढ़ने जा रहे हैं, इसमें लगभग सारे प्रश्न उत्तर सम्मिलित किए गए हैं। यानी कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो पाठ्यपुस्तक का हो और किसी प्रश्न पत्र के माध्यम से ना बताया हुआ हो। तो आप इस मिशन से जुड़े रहिए, और हमारे जो ये वीडियोज़ हैं वो रेगुलर आप देखते रहिए, तो आपको इतना अभ्यास हो जाएगा 5-7 प्रश्न पत्र हल करने में ही, कि आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गई सारी बातें। इसके अलावा क्वेश्चंस कौन से आते हैं, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम एक्सप्लेन करते चलेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो हो गई परीक्षा की तैयारी से संबंधित बात, कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से परीक्षा की तैयारी करनी है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि देखिए पाठ का सार है, ऐसे ही लिख देंगे, कहानी सुनाते हैं वैसे ही लिख देंगे, लेकिन उसमें गलतियाँ हम बहुत कर जाते हैं। अब जब गलतियाँ कर जाते हैं तो एग्ज़ामिनर जब चेक करता है तो उसको लगता है इतनी गलतियाँ, ये तो ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा, लिख भी नहीं पा रहा, तो वो क्या करता है, उसके हाफ मार्क्स दे देता है। 4 नंबर की है, आपको 2 नंबर मिल जाएँगे। तो आपकी इतनी मेहनत खराब जाती है, इसलिए आप पाठों के सार अपनी कॉपी में बिना पहले तो याद कीजिए, उसके बाद बिना देखे हुए आप अभ्यास कीजिए। बार-बार उनको लिखिए, और फिर उसमें क्या गलतियाँ आती हैं उसको आप चेक कीजिए, और उन गलतियों को आप सुधारिए। इसी प्रकार से संस्कृत के जो श्लोक आप लिखते हैं उनमें भी आप बहुत गलतियाँ कर जाते हैं। तो जैसे ही आप गलतियाँ करते हैं, तो 4 नंबर के जो श्लोक होते हैं उसमें गलतियों के कोई 1 नंबर काट लेता है। कभी ऐसा होता है कि हम लोग पंक्तियाँ ही गलत लिख जाते हैं, ऊपर-नीचे कर जाते हैं, तो श्लोक ही गड़बड़ हो जाता है सारा, तो आधे मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि श्लोक को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। याद आप कैसे करेंगे, उसके अर्थ को भी समझना है कि इस श्लोक में हिंदी में क्या कहा हुआ है। तो जब आपको पता है कि हिंदी में ये बात कही गई है, तो संस्कृत में भी उसी क्रम में कही गई होगी। तो इस तरह से आप जो है क्रम को कभी नहीं भूलेंगे, और आप श्लोक को अच्छी तरह से लिख पाएँगे। अब ऐसा होता है कि संस्कृत में जो होता है, आपके जो विभक्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं शब्दों में, तो कई बार संधियुक्त शब्द जो होते हैं उनमें आप गलत लिख जाते हैं, है ना? जैसे वित्तम है, वृत्तम है, तो ऐसे शब्द जो एक से दिखते हैं,
वो आप गलत कर जाते हैं। तो आपको इनका ध्यान रखना है। और संस्कृत के श्लोक याद करने के बाद, उनके अर्थ याद करने के बाद आपको बार बार अपनी कॉपी में लिखकर अभ्यास करना है। कोई भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोई मौका नहीं देना चाहते एग्जामिनर को कि वो ये समझे कि इस बच्चे को लिखना नहीं आता, या इसने रट कर ये चीज़ लिख दी है, और रटी हुई चीज़ों में कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। तो हमें रट कर नहीं लिखना, हमें समझ कर काम करना है और उसे बार बार लिख कर देखना है, गलतियों को सुधार करना है। सुधार कार्य आप रेगुलर करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो ये मिशन 100 है ये हमारा सफल हो जाएगा। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं मिशन 100 की। अब देखिए, जब प्रश्न हम लोग करेंगे, तो प्रश्न के साथ साथ मैं आपको बताती चलूंगी कि किस प्रकार से आपको इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, यानी किस तरह से आपको प्रश्न को करना है, और साथ ही आपको परीक्षा तैयारी के लिए इस प्रश्न को याद करने के लिए किस प्रकार से प्रयास करने हैं, किस प्रकार से अभ्यास करना है, और कौन कौन सी पाठ्य सामग्री है जो इस प्रश्न को हल करने में आपके काम आती है। क्योंकि व्याकरण के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हम अगर व्याकरण की बहुत सारी चीज़ों को एक साथ नहीं समझते हैं तो हम उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। और कभी कभी ऐसे होते हैं कुछ क्वेश्चन जिनका हम रट कर भी आंसर दे सकते हैं। जैसे आप पर्यायवाची शब्द लिखिए, समानार्थक शब्द बताइए, विलोम शब्द बताइए, है ना। तो इस तरह के प्रश्न आप आराम से लिख सकते हैं। और पाठ में कौन सा समानार्थी शब्द आया है, या पाठ में कौन सा इसका विलोम शब्द दिया गया है। एक आपको पंक्ति दी जाती है, इसमें संज्ञा शब्द बताइए, इसमें आप क्रियापद बताइए, है ना। इसमें आप कोई ऐसा शब्द वो दे देंगे कि इसका विलोम शब्द इस पंक्ति में आया हुआ है, तो वो आप बताइए कौन सा है, इसका विलोम शब्द क्या होगा। या फिर ये जो शब्द इस पंक्ति में आया हुआ है, इसका पाठ में क्या शब्द दे रखा है, तो वो बताइए। तो ये समझने वाली चीज़ें हैं कि आप जितना सचेत होकर, जागरूक होकर प्रश्न पत्र हल करेंगे, उतने ही आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए, ये तो बातें हुई प्रश्न पत्र को किस प्रकार से हल किया जाना चाहिए, किस प्रकार से अभ्यास किया जाना चाहिए। तो अब जब हम आगे प्रश्न पत्र हल करेंगे, क्रम से भाग 1 भाग 2 के माध्यम से हम एक एक प्रश्न पत्र हल करते हुए चलेंगे। तो आप जुड़े रहिए हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से। हम संस्कृत के सभी प्रश्न पत्रों को हल करके इस तरह से हम परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमारे 100% मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो हमें एक सकारात्मक सोच बनाकर चलनी है कि हमें पूरे 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त करने हैं, और वो हम करके रहेंगे। और अगर आप अभ्यास करेंगे बराबर, तो निश्चित रूप से कहते हैं ना कि कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है कि वो आप कर नहीं सकते। अगर आपने प्रयास पूरे मन से किया है, पूरी लगन के साथ किया है, और सार्थक प्रयास किया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीजों को याद कर लेते हैं, अरे मुझे तो बहुत कुछ याद है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से कई क्वेश्चंस के उत्तर हमें याद नहीं कि अरे ये भी आ सकता था, मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो इस तरह से भी हम कभी कभी मात खा जाते हैं। तो हमें किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से अपनी पाठ्यपुस्तक को पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन आंसर्स हल करने हैं, तो ये सब हम चर्चा करते चलेंगे।